पास्ता के इस बर्तन को कैसे बचाया जाए? विनेगर, शायद थोड़ी चीनी डाल दूं ताकि ये खट्टा मीठा पास्ता बन जाए, है ना? जैसे खट्टी मीठी रिब्स होती हैं। ये पक्का बहुत स्वादिष्ट लगेगा। तो उसने सफ़ेद चीनी ढूंढी, एक मुट्ठी भरकर उसमें डाल दी और चलाने लगी। आखिर में उसने सोया सॉस और नमक डालने का सोचा। सोया सॉस ने तो इसे पूरा काला कर दिया। डार्क सोया सॉस। ये सोया सॉस ही है ना? शायद थोड़ा ज़्यादा डालने से ये इतना काला हो गया है। पक्का यही बात है। अब मैं नमक थोड़ा कम ही डालूंगी। इतने बड़े स्पेगेटी के बर्तन के लिए 2 छोटे चम्मच नमक काफ़ी होना चाहिए। ग्रेस ने 2 छोटे चम्मच नमक निकालते हुए सोचा। उसने फिर से सब मिलाया ताकि सारे मसाले और चीज़ें एक साथ घुल मिल जाए। हो गया। ग्रेस अभी तक तैयार नहीं हुआ। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ईथन किचन के बाहर से चिल्लाया। तैयार है, जल्दी मत करो। मैं अभी तुम्हारे लिए प्लेट में निकाल रही हूँ। ग्रेस ने जल्दी से चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल करके नूडल्स निकालने की कोशिश की। शायद वे ज़रूरत से ज़्यादा पक गए थे। जैसे ही वो उन्हें पकड़ती, नूडल्स टूट जाते। उसे निकालने के लिए चम्मच का इस्तेमाल करना पड़ा। कुछ ही देर में काले और चिपचिपे अंडे वाले पास्ता का एक कटोरा परोसा गया। उसने एक तौलिए से बड़े कटोरे के किनारों को पकड़ा और उसे बाहर ले आई। शानदार पास्ता, खुशबूदार पास्ता। ग्रेस चिल्लाती हुई नूडल्स को डाइनिंग टेबल तक ले आई। क्वाक! आखिरकार बन गया। मैं तो भूख के मारे बेहोश होने वाला था। ईथन लिविंग रूम से भागता हुआ आया। जब वो टेबल पर पहुंचा और उसने उस बड़े कटोरे में काले लथपथ नूडल्स देखे, तो वो वहीं पत्थर की मूरत बन गया। वो चिपचिपा पानी, वे कोयले जैसे काले नूडल्स और वो अजीब सी तेल वाली चमक। हे भगवान! ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी तरफ से देखने पर वो एक स्वादिष्ट पास्ता का कटोरा नहीं लग रहा था। ईथन के मुंह का कोना फड़फड़ाया। उसने उन अजीब नूडल्स की ओर इशारा करते हुए हैरानी से पूछा, ये तुमने बनाया है? ग्रेस ने गर्व से मुस्कुराए हुए कहा, हाँ, मैंने इसे एक बहुत प्यारा नाम दिया है, रूह खुश कर देने वाला स्वादिष्ट अंडा पास्ता। ईथन को गुस्सा आ गया। क्या ये सच में इतना अच्छा है? ग्रेस ने गंभीरता से कहा, बकुल, ये पक्का बहुत टेस्टी है। आखिर इसमें मेरी सारी मेहनत लगी है। ये अब तक के सबसे दिल से बनाए गए नूडल्स हैं। लेकिन ये रंग, ये सही क्यों नहीं लग रहा? अंडा भी काला है। ईथन सन्न होकर देखता रहा। ग्रेस ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसे कुर्सी पर बैठाया और शांति से समझाया, सिर्फ इसकी शक्ल मत देखो। किसी किताब को उसके कवर से नहीं परखना चाहिए। नूडल्स के साथ भी वैसा ही है। ये मत सोचो कि ये काला है। तुम्हें इसे अपने दिल से महसूस करना होगा। ईथन ठिठक गया। कितनी गहरी बात है। मैं तो लगभग मान ही गया था। ग्रेस उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी। तो फिर जल्दी से खा लो। ईथन ने अपनी चॉपस्टिक्स उठाई और थोड़ा घुमाया। वो इतना काला था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि अंदर क्या है। पहले चख लेना ही बेहतर है। ईथन ने चॉपस्टिक्स में थोड़े नूडल्स लिए, उन पर फूंक मारी और मुंह में डाल लिए। चबाया चबाया। कैसा है? ग्रेस ने अपना सिर झुका लिया, मुट्ठियां भींच ली और घबराई हुई लग रही थी। ये पहली बार था जब उसने स्पेगेटी बनाई थी। वो सच में जानना चाहती थी कि ईथन को स्वाद पसंद आया या नहीं। बहुत स्वादिष्ट। ब्लू। ईथन ने 2 बार उबकाई ली, बाथरूम की तरफ भागा और जो कुछ भी खाया था पेट के तेजाब के साथ बाहर निकाल दिया। जब वो बाथरूम से बाहर आया तो उसका चेहरा पीला पड़ा था। उसने ग्रेस की तरफ उंगली उठाकर इल्जाम लगाया, ग्रेस मिलर, हमारी क्या दुश्मनी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जहर देने की? ग्रेस सोच में पड़ गई। क्या ये सच में इतना बुरा है? वो ईथन से एक अच्छे रिएक्शन की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उसका रिएक्शन थोड़ा ज्यादा ही था। वो सच में उल्टी करने लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इतना भी बुरा नहीं हो सकता, है ना? बहुत बुरा। ईथन टेबल पर वापस आया और उसे एक अजीब नजर से देखने लगा। ग्रेस, मैंने खास ट्रेनिंग ली है। चाहे कितना भी बुरा हो, मैं सह सकता हूँ, जब तक कि वो हद से ज्यादा खराब न हो।
अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो खुद चख कर देख लो। और नूडल्स में अंडे के छिलके भी हैं। ग्रेस, क्या ये भी तुम्हारा कोई सीक्रेट मसाला है? ग्रेस को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। ये इतना खराब कैसे हो सकता है? उल्टी आने तक तो नहीं, है ना? पक्का बदतमीज ईथन बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है। मुझे यकीन नहीं है। मैं खुद चखूंगी। ग्रेस ने ईथन की चॉपस्टिक्स उठाई, एक कौर लिया और मुंह में डाल लिया। ग्रेस को तुरंत अपने मुंह में स्वादों का एक अजीब मिश्रण महसूस हुआ। खट्टा, मीठा, नमकीन और एक घिनौना जला हुआ स्वाद। इन उलझे हुए स्वादों ने उसके पेट में खलबली मचा दी। ब्लू, वो खुद को रोक नहीं पाई और फर्श पर थूक दिया। फिर बाथरूम की तरफ भागी। काफी देर बाद वो दीवार पकड़कर बाहर निकली। तो बहुत स्वादिष्ट है ना? ईथन ने फर्श साफ कर दिया था और मुस्कुराते हुए ऊपर देखा। ग्रेस अजीब तरह से हंसी। थोड़ी देर पहले उसने ईथन के सामने बड़ी बड़ी बातें की थीं और पलक झपकते ही बुरी तरह फेल हो गई। सच में बहुत शर्मिंदगी की बात थी। अब वो फिर से बदतमीज ईथन के मजाकों का निशाना बनने वाली थी। अहे, मैं मानती हूं कि स्वाद थोड़ा बिगड़ गया था, इसलिए नूडल्स बनाने का काम तुम्हारा ही होना चाहिए। ईथन ने उसे और ज्यादा नीचा नहीं दिखाया। उसे लगा था कि ग्रेस का खाना बनाने का हुनर औसत होगा, पर उसे अंदाजा नहीं था कि हकीकत उसकी कल्पना से कोसों दूर होगी। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, वरना बाद में अगर तुम घर पर अकेली हुई तो तुम नूडल्स भी नहीं बना पाओगी। क्या तुम भूखी नहीं मर जाओगी? मैं तुम्हें हाथ पकड़कर सिखाऊंगा, पर्सनल गाइडेंस दूंगा। ईथन मुस्कुराया। ये सुनकर ग्रेस का चेहरा खिल उठा। ठीक है। ईथन और ग्रेस किचन में गए। अब मेरे स्टेप्स को फॉलो करो। स्पेगेटी उबालने से पहले बर्तन तैयार करो, पानी डालो। ग्रेस रुक गई। ईथन का लहजा थोड़ा अजीब था, पर वो समझ नहीं पाई कि कहाँ। क्या इतने पानी की जरूरत है? उसने उलझन में पूछा। हाँ, ईथन ने गंभीरता से कहा। पानी उबलने और स्पेगेटी डालने से पहले कुछ तैयारियां कर लेते हैं। कुछ सब्जियां काटो। ये लो, चाकू पकड़ो। मैं तुम्हें हाथ पकड़कर सही ग्रिप सिखाता हूँ। ईथन ने उसे अपने सामने खड़ा किया, फिर उसे पीछे से गले लगाते हुए इसके हाथ पकड़कर चाकू थाम लिया। तुम्हारे तरीके से उंगलियां कटने का डर रहता है, इसे ऐसे पकड़ना चाहिए। ईथन ने बड़े धैर्य से समझाया। लेकिन ग्रेस अपने कान के पास ईथन की सांसें महसूस करके शर्म से लाल हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ग्रेस, फालतू बातें मत सोचो, ध्यान लगाओ। उसने खुद को मन ही मन समझाया। लेकिन इस वक्त दोनों बहुत करीब थे। खासकर ईथन ने उसके हाथ पकड़ रखे थे, जिससे उसके दिल की धड़कनें काबू से बाहर हो रही थीं। ग्रेस, क्या तुमने ध्यान से सुना? हूँ? हाँ, शायद। ग्रेस ने जैसे होश में आते हुए कहा। तो अब थोड़ा तुम खुद काटो, कोशिश करो और इसे महसूस करो। ईथन ने उसके हाथ छोड़ दिए। ठीक है। ग्रेस ने ईथन के बताए तरीके से धीरे धीरे काटना शुरू किया। वाकई, ये पहले से बहुत बेहतर और सफाई से कट रहा था। हे, ये तो सच में काटना आसान है। वो नई चीज सीखकर बहुत खुश और हैरान थी। सब्जियां काटने में कलाई के हुनर की जरूरत होती है, ताकत की नहीं। कुछ बार प्रैक्टिस करो और तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। ईथन मुस्कुराया। मैं समझ गई। ग्रेस ने सिर हिलाया। अब वो और बेहतर तरीके से काट रही थी और उसकी स्पीड भी बढ़ गई थी। ईथन ने तारीफ की। बुरा नहीं है, इतनी जल्दी सीख लिया। तुम्हारी समझ अच्छी है। बिल्कुल, ये लड़की बहुत तेजी से सीखती है, ग्रेस ने गर्व से कहा। बर्तन में पानी उबलने लगा। ईथन मुस्कुराया। ग्रेस, ध्यान से देखो। स्पेगेटी को पैकेट से निकालते समय उसे हाथ में पकड़कर अंदाजा लगाया जाता है। उसे मुट्ठी में पकड़ो और उसकी मोटाई महसूस करो। देखो, ऐसे। एक हाथ में जितनी आ जाए वो बिल्कुल सही है। ये दो लोगों के लिए काफी है। ईथन ने स्पेगेटी उसे थमा दी। ग्रेस ने उसे पकड़ा और महसूस किया कि ये बिल्कुल सही नाप है। फिर उसने उसके तरीके को फॉलो किया। नूडल्स को बर्तन में डाला और छोड़ दिया। वाकई,
स्पेगेटी बर्तन के चारों ओर फैल गई। ओह, ठीक है। ग्रेस ने अपना छोटा सा मुंह सिकोड़ा और जैसा उसने कहा था वैसा ही किया। जब पास्ता लगभग तैयार हो गया तो ईथन ने कहा, ठीक है, अब तुम अंडे और सब्जियां डाल सकती हो। इस बार अंडे के छिलके मत डाल देना। तुम उसे पहले एक कटोरी में फोड़ सकती हो, फिर बर्तन में डालो। ध्यान रहे कि उसमें छिलके न हों। ग्रेस अजीब तरह से हंसी। वो वो एक गलती थी। अंडे डाले गए, सब्जियां डाली गईं और स्वाद के लिए थोड़ा नमक। उनकी मिली-जुली मेहनत से आखिरकार 2 कटोरे नूडल्स तैयार हो गए। टेबल पर नूडल्स लाते ही अंडे के सूप की खुशबू आने लगी। सुनहरे अंडे और हरी लेट्यूस आपस में मिले हुए बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे। ग्रेस बहुत संतुष्ट थी। पास्ता बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है और किसे पता था कि ईथन को खाना बनाना भी आता है। ईथन मुस्कुराया। कैसा है? मेरा पास्ता ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। हम दोनों भूखे मर रहे हैं। जल्दी खाते हैं। ग्रेस ने चॉपस्टिक्स उठाई, पर ईथन ने उसे रोक दिया। हे, रुको। पास्ता खाने का भी एक तरीका होता है। तुम्हें इसे जल्दी चबाना होगा। ठीक है, तुम्हारी बात मान लेती हूँ। ग्रेस ने उसके तरीके से खाना शुरू किया और उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। ईथन ने अपने मुंह के नूडल्स लगभग बाहर निकाल ही दिए थे, पर किस्मत से समय पर मुंह ढंक लिया। अहम, अगर स्वादिष्ट है तो और खाओ। भविष्य में इसे खाने के और भी बहुत मौके मिलेंगे। ईथन एक शरारती मुस्कान के साथ हंसा। उसका लहजा थोड़ा अजीब था। ग्रेस ने उसे शक की निगाह से देखा। फिर अचानक उसके दिमाग में बिजली बाधी सी कौंधी। उसे एहसास हुआ कि उसकी अभी वाली बात का मतलब थोड़ा अलग निकल रहा था। आह! मेरा मतलब था कि तुम्हारे बनाए हुए नूडल्स स्वादिष्ट है। धत तेरे की! ईथन, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है? ग्रेस शर्मा गई और उसे गुस्से में घूरने लगी। ईथन ने मासूम बनने का नाटक किया। क्या? तुमने क्या कहा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। उफ, तुमसे बात करना ही बेकार है। ग्रेस शर्मा गई और नहीं चाहती थी कि ईथन उसे देखे, इसलिए उसने अपना सिर झुकाया और नूडल्स खाने लगी। लेकिन ईथन ने उसकी शर्मिंदगी को पूरी तरह पकड़ लिया था। हे, इस लड़की का मन बहुत साफ है। सच है, इस दौर में युवाओं में शायद हर समय गंदे मजाक करने की आदत नहीं थी। नूडल्स खाकर दोनों का पेट भर गया और वे कुर्सी पर आराम से सुस्ताने लगे। ईथन, जाओ बर्तन धो। मेरे वाले भी धो देना। शुक्रिया। ग्रेस ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। क्यों? बिल्कुल नहीं। मैं मेहमान हूँ और नूडल्स भी मैंने ही बनाए हैं। तुम इन्हें धोगी। शुक्रिया। ईथन मुस्कुराया और अपना सिर हिला दिया। तो फिर रॉक पेपर सीजर्स करते हैं। जो हारेगा वो बर्तन धोएगा। ग्रेस ने सुझाव दिया। ये सुनकर ईथन सीधा बैठ गया और चिल्लाया, ठीक है, सेक्स फैन। चलो ग्रेस, मैं ही जीतने वाला हूँ। मुझे कम मत समझना। ग्रेस भी सीधी होकर बैठ गई। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और अपने दाहिने हाथ पीठ के पीछे छिपा लिए। 3, 2, 1, रॉक पेपर सीजर्स। ग्रेस ने रॉक दिखाया और ईथन ने सीजर्स। ईथन मन ही मन हंसा। इस लड़की को अब भी रॉक दिखाना ही पसंद है। इसे हराना सच में बहुत आसान है। हालांकि उसे पता था कि ग्रेस शायद रॉक ही दिखाएगी, फिर भी उसने जानबूझकर सिजर्स चुना। ओह हाँ, मैं जीत गई, मैं जीत गई। ग्रेस एक बच्चे की तरह खुशी से उछल पड़ी। वो घूमने लगी, कूदने लगी और उसके गहरे काले बाल धीरे-धीरे लहरा रहे थे। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान खिल गई। ये मुस्कान इतनी साफ, बेदाग और दिल जीत लेने वाली थी। ग्रेस सच में बहुत सुंदर है। ईथन उसे देखता रह गया और मन ही मन सोचने लगा। उसने पहले कभी क्यों नहीं सोचा था कि वो इतनी सुंदर है? पहले दूसरों की नज़रों में वो एक आइस क्वीन थी। स्कूल की वो सुदानरी जिसे पाना नामुमकिन था। लेकिन उसकी नज़रों में वो बस एक गुस्से वाली लड़की थी जो लोगों से चिपकी रहती थी। सच में, कभी-कभी असली खजाना आपके बिल्कुल बगल में होता है, फिर भी आप उसे खोज नहीं पाते। ईथन ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। ईथन, जल्दी करो और बर्तन धो। तुम्हारे धोने के बाद मैं तुम्हें इंग्लिश दोहराने में मदद करूंगी।
तुम्हारी इंग्लिश काफ़ी ख़राब है, थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है, वरना ये बड़े दुख की बात होगी अगर इंग्लिश की वजह से तुम्हारे एग्ज़ाम के नंबर कम हो गए, ग्रेस ने गंभीरता से कहा। ठीक है, ईथन मुस्कुराया और टेबल साफ करने और बर्तन धोने के लिए उठ गया। काम खत्म करने के बाद दोनों कमरे में वापस आए और इंग्लिश पढ़ने लगे। ग्रेस, इंग्लिश का एक वाक्य है जो मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा। क्या तुम मुझे बता सकती हो? कौन सा वाक्य? आई लाइक यू। इसका क्या मतलब है? तुम्हें इतना भी नहीं पता? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं भी तुम्हें। बदतमीज ईथन, मार खाना चाहते हो? उनकी आवाज़ें खिड़की से बाहर निकलीं और गहरी रात के सन्नाटे में घुल गई। ये रात बहुत शांत और खूबसूरत थी। अगला दिन शनिवार था और वीकेंड छात्रों और काम करने वालों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होता। उस सुबह ग्रेस अपने सपनों से जागी। उसने सबसे पहले एक डंडे से ईथन की खिड़की को खटखटाया। यंग मास्टर ईथन, जाग जाओ। मास्टर ईथन, सूरज निकल आया है। ग्रेस ने खिड़की ठोकते हुए 2 बार चिल्लाया, लेकिन सामने से कोई हलचल नहीं हुई। क्या ईथन बहुत गहरी नींद में सो रहा है? जैसे ही वो फिर से ठोकने वाली थी, पर्दा खुला, लेकिन खिड़की पर आंटी नजर आईं। उस पल ग्रेस शर्मिंदगी के मारे जम गई। आह आंटी, शुभ शुभ प्रभात। उसने जल्दी से डंडा पीछे खींच लिया। उसका चेहरा शर्म से लाल था। आंटी ने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी। ईथन सुबह सुबह टैंक के साथ बाहर गया है। वो वीकेंड पर शांति से नहीं बैठ सकता। ग्रेस ने अपना सिर खुजलाया और फीकी हंसी हंसने लगी। अच्छा, ऐसा है क्या? ग्रेस, याद से बाद में नाश्ते के लिए आ जाना। आंटी ने उसे याद दिलाया और झाड़न से धूल साफ करना जारी रखा। ठीक है, ग्रेस ने जवाब दिया और जल्दी से अपना पर्दा बंद कर लिया। अभी बहुत शर्मिंदगी हुई। बदतमीज ईथन सुबह सुबह खेलने निकल गया और मुझे बुलाया तक नहीं। सच में? ग्रेस ने कपड़े बदले, मुंह हाथ धोने गई और उसे डाइनिंग टेबल पर कुछ रखा हुआ मिला। पास जाकर देखा तो वहां सोया मिल्क, फ्राइड डफ स्टिक्स और मीट बन्स थे। बगल में एक नोट भी रखा था। लिखावट देखते ही ग्रेस जान गई कि ये ईथन का है। ग्रेस, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता खरीदा है, इसे याद से खा लेना। ईथन, दुनिया का सबसे हैंडसम फोर्ड। ग्रेस ने नोट को देखा। उसका दिल अजीब तरह से धड़कने लगा और उसे अंदर से बहुत अच्छा महसूस हुआ। बदतमीज ईथन, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। ये लड़की तुम्हें इस बार माफ करती है। उसने नोट को मोड़कर अपने पास रख लिया, कुर्सी पर बैठी और नाश्ता करने लगी। पूरे समय उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसने मीट बन का एक टुकड़ा खाया और मन ही मन बुदबुदाई। पता नहीं वो ईथन उस टैंक के साथ कहाँ भाग गया। इस समय ईथन और टैंक शहर के बीचों बीच एक भीड़-भाड़ वाली व्यावसायिक सड़क मैग माइल पर थे। ये शिकागो का सबसे व्यस्त और समृद्ध केंद्र था, जहां हर दिन लोगों का तांता लगा रहता था, क्योंकि यहाँ शहर का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर मेट्रो मॉल स्थित था। ईथन ने इधर-उधर घूमती भीड़, हर कुछ मीटर पर लगे पेफोन बूथ, दोनों तरफ के न्यूज़ स्टैंड और दुकानों के शेड के नीचे आराम से बंस खाते बुजुर्गों को देखा। यहाँ शहर की रोजमर्रा की जिंदगी का पूरा माहौल था। ईथन, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? टैंक ने उलझन में पूछा। एक अच्छी दुकान ढूंढ रहे हैं जिसे किराए पर ले सके। कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के बाद हम 2 महीने की छुट्टी का इस्तेमाल कुछ पैसे कमाने के लिए करेंगे। ईथन मुस्कुराया। उसके दिमाग में एक पूरी योजना तैयार थी। सेल के यहाँ काम करना तो बस शुरुआती पूंजी जुटाने के लिए उसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना था। आखिर में तो उसे अपना खुद का बिजनेस ही करना था। उसके पास अभी लगभग $1000 थे, जो लीज लेने, मरम्मत करने और औजार खरीदने के लिए काफ़ी थे। उसकी योजना अभी दुकान सुरक्षित करने, मरम्मत के साथ-साथ पैसे कमाने और बिजनेस लाइसेंस हासिल करने की थी। इसमें समय लगेगा। 2 महीनों में दुकान तैयार हो जाएगी और वो परीक्षाओं के ठीक बाद काम शुरू कर सकेगा। अगर वो इन कामों के लिए परीक्षाओं के खत्म होने का इंतजार करता, तो जब तक सब पूरा होता, यूनिवर्सिटी जाने का समय आ जाता।
इसलिए ईथन ने बुरे वक्त के लिए पहले से तैयारी करने, समझदारी से इंतज़ाम करने और गर्मियों की छुट्टियों के 2 महीनों के दौरान बड़ा मुनाफा कमाने की योजना बनाई। दुकान किराए पर लेना, यहाँ यहाँ का किराया सस्ता नहीं है। शायद कम से कम 4 या $500 महीना होगा। टैंक चिल्लाया। टैंक, अपनी आंखें थोड़ी खोलो। ज्यादा किराए के पीछे कारण होते हैं। बड़ा पैसा कमाने के लिए आपको छोटा पैसा खर्च करने के लिए तैयार रहना चाहिए। देखो, उधर मेट्रो मॉल है। उसके बगल में ऑफिस की इमारतें हैं। दक्षिण में हाई एंड रिहायशी इलाका है। शहर के बेहतर स्थिति वाले ज्यादातर परिवार यहाँ शॉपिंग करने आते हैं। इसके बारे में सोचो, उनमें से कई के पास कंप्यूटर जरूर होंगे। सिर्फ ऑफिस के कंप्यूटर ही एक बहुत बड़ा बाजार है। हमारे लिए ये एक बड़ा केक है। ईथन हंसा। टैंक सन्न होकर सुनता रहा। वो एक भोला किशोर था जिसे बिजनेस करने के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन ईथन की बातें सुनने के बाद उसे अचानक सब समझ आने लगा। हे, ईथन जो कह रहा है उसमें दम है। सच में मोटे सेल के यहाँ से यहाँ ज्यादा अच्छा होना चाहिए। टैंक ने तारीफ की। ईथन मुस्कुराया। इस बुद्धू का दिमाग आखिरकार खुल ही गया। उसने अपने सामने चहल पहल भरे कमर्शियल सर्कल को देखा और मन ही मन सोचा, भविष्य यहीं से शुरू होता है। ईथन और टैंक ने सड़क किनारे से 2 रॉकेट पॉप्स खरीदी और दुकानों की तलाश करते हुए उन्हें खाने लगे। मेट्रो मॉल कमर्शियल सर्कल काफी बड़ा था। वहाँ दुकानें किराए के लिए उपलब्ध थीं, लेकिन वे सभी मुख्य सड़क पर थीं, जिनकी कीमतें बहुत ज्यादा थीं। कोई भी साधारण 500 स्क्वायर फीट की दुकान का मासिक किराया लगभग $1000 था। यहाँ तक कि खराब लोकेशन वाली दुकानों का किराया भी $600 प्रति माह से ज्यादा था। कोई चारा नहीं था। शहर के सबसे महंगे इलाके में यही स्टैंडर्ड कीमत थी। इस कीमत ने टैंक के होश उड़ा दिए। उसने सोचा था कि किराया $100 के आसपास होगा, न कि सैकड़ों या हजारों में। हे ऊपर वाले, ये कीमत मेरी कल्पना से भी ज्यादा महंगी है। मैंने सोचा था कि ये 100 होगी। टैंक ने हैरान होकर कहा। 100 वाली भी होती हैं, बस मुख्य सड़क पर नहीं। हमें मुख्य सड़क पर दुकान किराए पर लेने की जरूरत नहीं है। ईथन ने अपनी पॉप्सिकल चाटते हुए कहा। तो फिर हम कहाँ किराए पर लेंगे? गलियों में। ईथन की कंप्यूटर रिपेयर शॉप के लिए मुख्य सड़क पर दुकान लेने की कोई जरूरत नहीं थी। वहां का खर्चा फायदे के मुकाबले बहुत ज्यादा था। ईथन की सोच में रिपेयर शॉप को बस कमर्शियल सर्कल के दायरे में होना चाहिए था। शहर के केंद्र तक जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी थी और पास ही में ऑफिस की इमारतें और हाई एंड अपार्टमेंट्स थे। ये ग्राहक एकदम सटीक थे। कंप्यूटर रिपेयर के लिए उनकी ज़रूरत अनिवार्य थी। वे बस घूमते हुए कंप्यूटर ठीक कराने का फैसला नहीं लेते थे। जब कंप्यूटर खराब होता तो उनका पहला विचार यही होता था कि क्या पास में कोई रिपेयर शॉप है और समस्या को जल्दी और आसानी से कैसे हल किया जाए। इसलिए ईथन टैंक को लेकर मुख्य सड़क से हटने वाली गलियों में घुस गया। गलियों में कमर्शियल माहौल की कमी थी और लोगों का आना जाना भी कम था। ज्यादातर जगह लोगों के अपने घरों के ग्राउंड फ्लोर वाले हिस्से थे। गली जितनी अंदर होती, कीमत उतनी ही कम होती। गली के मोहने वाली दुकानों का किराया लगभग $500 प्रति माह था। बीच और आखिरी हिस्से तक पहुंचते पहुंचते कीमतें गिरकर लगभग $85 तक आ गई। ये कीमत सीमा ईथन के लिए स्वीकार्य थी। दोनों बीच और आखिरी हिस्से में 3 बार इधर उधर घूमे और सभी उपयुक्त दुकानों को नोट कर लिया। बार बार तुलना और सोच विचार करने के बाद ईथन ने आखिरकार 8th स्ट्रीट की गली में लगभग 100 मीटर अंदर एक दुकान चुनी। ये दुकान एक खुद के बनाए घर में हाल ही में खाली हुई ग्राउंड फ्लोर की जगह थी। कोई ट्रांसफर फीस नहीं थी। किराया $223 प्रति माह था। टैंक ने इधर उधर देखा। हलचल भरे कमर्शियल सर्कल में यहाँ एक भी पैदल चलने वाला नहीं था। सब सुनसान था। ईथन, क्या हम सच में ये दुकान चुन रहे हैं? यहाँ बहुत शांति है। क्या कोई यहाँ आएगा? टैंक ने चिंता जताते हुए पूछा। ईथन मुस्कुराया। शांति अच्छी है, किराया कम हो सकता है। चिंता मत करो, एक बार दुकान सेट हो जाए तो जब तक हम अच्छे से विज्ञापन करेंगे, ग्राहक आते रहेंगे। और देखो, मुख्य सड़क पर गली के प्रवेश द्वार पर एक हाई एंड कॉफी शॉप है।
वहाँ आने जाने वाले लोगों की आय निश्चित रूप से ज़्यादा होगी। उनके पास कंप्यूटर होना सामान्य बात है। अगर हम वहाँ विज्ञापन करने का कोई तरीका ढूंढ सकें, तो नतीजे निश्चित रूप से अच्छे होंगे। टैंक ने उस दिशा में देखा जहाँ उसने इशारा किया था। वास्तव में गली के प्रवेश द्वार पर एक बहुत ही सुंदर सजा हुआ कॉफी शॉप था। ईथन ने कॉफी शॉप के बारे में भी सोच लिया। ईथन की सोच वास्तव में ऐसी नहीं है जिसकी मैं तुलना कर सकूं। टैंक ने मन ही मन उसकी प्रशंसा की। 8th स्ट्रीट गली नंबर 100, वहाँ एक संपर्क नंबर था। ईथन निरीक्षण करने के लिए खाली दुकान में चला गया। ये उसका देखने का तीसरा चक्कर था। दुकान बड़ी नहीं थी, लगभग 500 स्क्वायर फीट थी। अंदर से पूरी तरह खाली, सिवाय सफेद दीवारों के वहाँ कुछ नहीं था। दरवाजे पर एक कुर्सी पर मकान मालिक का फोन नंबर और किराए की जानकारी रखी थी। उस समय आम लोगों के बीच सेल फोन विशेष रूप से सामान्य नहीं थे। सबसे ज्यादा बिकने वाला और सबसे सस्ता नोकिया 3310 करीब $150 में मिलता था। अभी कामकाजी वर्ग आमतौर पर महीने में $300 या $400 कमाता था। वे शायद साल भर में $1000 भी नहीं बचा पाते थे। फोन एक विलासिता थी, खासकर इसलिए क्योंकि साल 2000 के बाद सरकारी कंपनियों में बड़े सुधार हुए थे। फैक्ट्रियां बंद हो गईं या उनका विलय हो गया। देश में अचानक करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई थीं। वो एक तूफानी समय था। औसत परिवार लापरवाही से खर्च करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। ईथन के परिवार में तो लैंडलाइन भी नहीं था। जरूरत पड़ने पर वो मिलर परिवार का फोन उधार लेता था। ग्रेस के परिवार के पास केवल नोकिया 3310 था, क्योंकि जॉर्ज मिलर एक डिप्टी फैक्ट्री मैनेजर थे और उन्हें काम के लिए इसकी जरूरत थी। जो लोग अभी फोन और उसका मासिक बिल वहन कर सकते थे, वे ज्यादातर अमीर थे। नियमित परिवारों के पास या तो लैंडलाइन थे या वे सड़कों पर हर जगह मौजूद फोन बूथ का इस्तेमाल करते थे। ईथन भी फोन और कंप्यूटर चाहता था, लेकिन अभी हाथ में पैसे ज्यादा नहीं थे। चलो टैंक, मकान मालिक को फोन करने के लिए फोन बूथ पर चलते हैं। ईथन ने इशारा किया। सड़क किनारे एक फोन बूथ पर पहुंचने पर वहां 5-6 लोग कतार में खड़े थे। ईथन लाइन में इंतजार करने लगा और उसने $30 वाला फोन कार्ड निकाला, जो उस समय सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज थी। आधे घंटे के इंतजार के बाद ईथन की बारी आई। बूथ में प्रवेश करते ही ईथन ने कार्ड डाला। इसमें $12 का बैलेंस दिखा रहा था। उसने अपनी नोटबुक निकाली और मकान मालिक का नंबर डायल किया। कुछ घंटियों के बाद एक अधीर महिला की आवाज आई। हेलो, कौन है? ईथन पीछे से आ रही गोटियों के खड़खड़ाने की आवाज सुन सकता था। क्या आप आर्थ स्ट्रीट गली के नंबर 100 वाली दुकान की मकान मालिक हैं? मैं दुकान किराए पर लेना चाहता हूँ। एक नज़र देखना चाहता हूँ। ईथन ने सीधे अपनी बात कही। ओह, किराए पर? बहुत अच्छा, मेरा इंतजार करो। दूसरी तरफ की आवाज थोड़ी उत्साहित लग रही थी। वे दुकान पर मिलने के लिए सहमत हुए। फोन रखने के बाद ईथन और टैंक दुकान के दरवाजे पर इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद फूलों वाली ड्रेस पहने एक थोड़ी मोटी अधेड़ उम्र की महिला गली के अंत से चलकर आई। तुम दोनों किराए पर लेना चाहते हो? महिला ने गौर से ईथन और टैंक को ऊपर नीचे देखा। वो थोड़ी अनिश्चित थी। ईथन बहुत छोटा लग रहा था, एक हाई स्कूल के छात्र की तरह, न कि बिजनेस करने वाले किसी वयस्क की तरह। जी हाँ, आंटी। ईथन के आंटी कहने से उसकी आंखों में मुस्कुराहट आ गई। ये नौजवान बहुत अच्छे से बात करता है। उसने दरवाजा खोला और उसे धकेला। अंदर आओ और देखो, ये खाली है, कोई ट्रांसफर फीस नहीं है और किराया केवल $230 है। बहुत सस्ता है। ईथन थोड़ा मुस्कुराया। ठीक लग रहा है। क्या बिजली पानी सब चल रहा है? महिला ने जवाब दिया, सब चल रहा है। अंदर एक किचन भी है, तुम खाना भी बना सकते हो। वैसे तुम दोनों नौजवान क्या बिजनेस करना चाहते हो? पहले ही चेतावनी दे दूं, मेरी दुकान में किसी भी तरह के गलत काम की इजाजत नहीं है। ईथन मुस्कुराया। हम एक कंप्यूटर रिपेयर शॉप खोलना चाहते हैं। हम बस अपनी कला से कुछ पैसे कमाने के लिए ये पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर रिपेयर? देखकर नहीं लगता कि तुम लोग इतने छोटे हो, लेकिन तुम्हारे पास ये हुनर है। महिला हैरान थी। खुद सीखा है। ईथन ने बिजली पानी की सावधानी पूर्वक जांच करते हुए जवाब दिया।
एक चक्कर लगाने पर कोई बड़ी समस्या नहीं दिखी, बस साधारण सजावट थी और साथ में कोई सामान नहीं था। दूसरी ओर टैंक उत्साहित दिख रहा था और बहुत संतुष्ट लग रहा था। ईथन ने उसकी आस्तीन खींची और उसे शांत रहने का इशारा किया। टैंक ने तुरंत ईथन की नकल की और अपना चेहरा सख्त बना लिया। कैसा लगा, नौजवान? मेरी दुकान अच्छी है ना? मैं तुम्हें बता दूं, मेरी जैसी दुकान के लिए $230 प्रति माह बहुत कम है। अगर ये मौका चूक गए, तो फिर ऐसी दुकान नहीं मिलेगी। ईथन ने अपना सिर हिलाया, जैसे वो संतुष्ट ना हो। ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर कोई फर्नीचर नहीं है। एक मेज या कुर्सी तक नहीं है और सजावट भी कच्ची है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये गली बहुत दूर और बहुत शांत है। अभी वीकेंड है और यहाँ एक भी इंसान नहीं दिख रहा। लोकेशन अच्छी नहीं है। आंटी, ईमानदारी से कहूँ तो $230 थोड़ा ज्यादा है। हम इस बारे में सोचेंगे। आपको यहाँ तक परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। ये कहकर ईथन जाने के लिए मुड़ा। महिला चिंतित दिखने लगी। ये दुकान बिना किराए पर लगे 3 महीने से खाली पड़ी थी, क्योंकि गली बिल्कुल सुनसान थी। आखिरकार कोई दिलचस्पी लेने वाला मिला था। वो उन्हें हाथ से कैसे जाने दे सकती थी? है, नौजवान, कीमत वास्तव में बहुत कम है। क्या तुम सच में इसे किराए पर नहीं लोगे? ईथन पीछे मुड़ा और एक पल के लिए सोचने लगा। ये बहुत दूर है। $230 इसके लायक नहीं लग रहे। हम कहीं और देखेंगे। टैंक, चलो, ठीक है। ईथन टैंक उसके पीछे चलते हुए बोला। महिला और भी बेचैन हो गई और उनके पीछे भागी। नौजवान, इतनी जल्दी मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि कितना किराया सही है? हम बात कर सकते हैं। दरवाजे के ठीक बाहर ईथन के होंठों पर एक मुस्कान आ गई। वो पीछे मुड़ा। मुझे लगता है कि महीने के $150 बिल्कुल सही है। महिला सन्न रह गई। 150? ये 500 स्क्वायर फीट की जगह है। ये बहुत कम है। बिल्कुल नहीं। नौजवान, तुम इस तरह सौदेबाजी कैसे कर सकते हो? बहुत बेरहम हो। ईथन ने अपना सिर हिलाया। मैंने 9th और 12th गली में दुकानें देखी हैं। 600 स्क्वायर फीट की जगह सिर्फ $200 में मिल रही है और उनमें मेज और पंखे भी शामिल हैं। 150 कम नहीं है। उन्होंने किराया कम कर दिया। महिला ठिठक गई। वो अपना किराया पास की कीमतों के आधार पर तय करती थी। ये सुनकर कि अब किराया सिर्फ $200 है, वो हैरान रह गई। ईथन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वो आधी बात सच और आधी झूठ बोलकर बस उसे झांसा दे रहा था। हाँ आंटी, अगर आप तैयार नहीं हैं तो हम दूसरी दुकानें देखने जाएंगे। ईथन जाने के लिए मुड़ा। महिला ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। हे, रुको, $170 कैसा रहेगा? चलो जल्दी तय करते हैं। ईथन सोचने लगा। नहीं, $160। इससे ज्यादा एक भी पैसा देना सही नहीं होगा। महिला ने अपने दांत भींचे। ठीक है, फिर $160 तय रहा। डील। टैंक पास खड़ा होकर ईथन को सौदेबाजी करते हुए देख रहा था और दंग रह गया। ईथन कमाल है। सौदेबाजी में उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। पास की गलियों में दुकानों का किराया $200 से ऊपर था। मुख्य कमर्शियल इलाके में 500 स्क्वायर फीट की दुकान सिर्फ $160 में मिलना, ये बहुत फायदे का सौदा था। ईथन आखिरकार मुस्कुराया। ठीक है, अब और इधर-उधर भागने का मन नहीं है। मैं इसे किराए पर लेकर देखता हूँ। तुम कितने समय के लिए किराए पर लोगे? महिला ने पूछा। ईथन ने अपनी 4 उंगलियां ऊपर उठाईं। 4 महीने? 4 महीने? ये तो बहुत कम है ना? उस महिला ने माथे पर बल डालते हुए कहा। ईथन ने झूठी आह भरी। आजकल बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं इसे चला पाया तो मैं 1 साल के लिए रिन्यू करूंगा। अगर 4 महीने में कुछ नहीं हुआ तो मुझे दुकान बंद करनी पड़ेगी। मिसेज गेबल ने इस बारे में सोचा और मान गई। अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं थी। हर जगह छंटनी हो रही थी और बिजनेस करना मुश्किल होता जा रहा था। कोई किराएदार मिल रहा था, यही काफी था। 4 महीने ही सही। ठीक है, चलो कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट करते हैं और साइन करते हैं, मिसेज गेबल ने कहा। तीनों ने मिलकर प्रक्रिया पूरी की। एक प्रिंट शॉप ढूंढी और एक स्टैंडर्ड रेंटल कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट करवाया। उसे पढ़ने के बाद ईथन ने उसमें कुछ शर्तें जोड़ दी, जैसे कि मनमाना किराया नहीं बढ़ाया जाएगा और अगर मकान मालिक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उसे 10 गुना मुआवजा देना होगा। मिसेज गेबल ने ईथन के बदलावों को देखा और उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई।
दोनों पक्षों ने साइन किए और मौके पर ही भुगतान कर दिया। किराया 1 महीने का डिपॉजिट और बाकी एडवांस था। कुल 5 महीने का किराया $800 हुआ। ईथन के $1000 जो अभी जेब में गर्म ही हुए थे, उनमें से $800 कम हो गए। बाकी बचे हुए पैसे खर्च के लिए थे। मिसेज गेबल, अच्छे सहयोग के लिए शुक्रिया। अगर मेरा बिजनेस चल निकला तो मैं पक्का रिन्यू करूंगा। ईथन मुस्कुराया। महिला का नाम ग्लेंडा गेबल था। बातचीत से पता चला कि वो स्थानीय निवासी थी। उसका एक बेटा न्यूयॉर्क में पढ़ रहा था और उसका पति एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट में लाइन सुपरवाइजर था। उसे गोटियों वाला खेल और थोड़ी जुआ खेलने की आदत थी, लेकिन वो जीतने से ज्यादा हारती थी। इसीलिए उसने घर के ग्राउंड फ्लोर को किराए पर देने के लिए बदल दिया था, ताकि घर की आमदनी बढ़ सके। ईथन समझ गया कि वो इसे किराए पर देने के लिए इतनी उतावली क्यों थी। उसका परिवार भी अमीर नहीं था, लेकिन गरीब होने के बाद भी जुआ खेलना, ये तो बड़े सम्मान की बात है। ठीक है, चाबियां तुम्हारी हुई। मुझे अपने खेल पर वापस जाना है। मैं चलती हूँ। मिसेज गेबल ने अपना कॉन्ट्रैक्ट लिया, हाथ हिलाया और चली गई। मिसेज गेबल को जाते देख टैंक ने आखिरकार उत्साह से ईथन को थम्स अप दिया। ईथन, तुम कमाल हो। तुमने इसे $160 में ले लिया। तुम तो मेरी माँ से भी अच्छी सौदेबाजी करते हो। बहुत जबरदस्त। ईथन ने उसके कंधे को थपथपाया। किराया एक ऑपरेटिंग कॉस्ट है। खर्चों को काबू में रखने के लिए सौदेबाजी करनी पड़ती है। चलो, अब ताला बदलते हैं, फिर लंच करेंगे। ईथन को पास की गली में एक ताले वाला मिल गया। उसने एक नए ताले पर $30 खर्च किए और उसे बदल दिया। सावधानी हमेशा बेहतर होती है। काम हो जाने के बाद ईथन टैंक को हॉट डॉग्स खिलाने ले गया। सड़क के अंत में एक गली में एक स्टैंड था। पेट भरने और संतुष्ट होने के बाद ईथन ने इलाके में घूमने, कमर्शियल माहौल को समझने और अवसरों की तलाश करने की योजना बनाई। जब वे सड़क के अंत में एक सुनसान गली में पहुंचे, तो उन्होंने एक नौजवान को कचरे के डिब्बे में कुछ ढूंढते हुए देखा। उस नौजवान ने एक गंदी नीली टी शर्ट और जीन्स पहनी थी। वो काफी लंबा था, लेकिन वो बहुत दुबला था। बगल से उसका चेहरा पीला दिख रहा था। गालों की हड्डियां उभरी हुई थीं और वो कुपोषित लग रहा था। आहट सुनकर उस युवक ने सतर्क होकर अपना सिर ईथन और टैंक की तरफ घुमाया। कोई खतरा न पाकर वो वापस कचरे में कुछ खोजने लगा। ईथन ने देखा कि उसकी बादामी आंखें बेजान थीं, जैसे उसने जीने की उम्मीद ही खो दी हो। सुन्न और बेपरवाह। आह, कितना बेचारा है। टैंक ने अपना सिर हिलाया और फुसफुसाते हुए कहा, इस दौर में जहां इतनी गरीबी है, इतने सारे भिखारी और आवारा लोग हैं, ये लड़का इस शहर का अनाथ बन गया है। ईथन ने भी एक ठंडी आह भरी। उसकी उम्र देखकर लगता था कि वो 18 या 19 साल का होगा। उसे इस वक्त किसी क्लासरूम में होना चाहिए था। कौन जानता था कि वो इस हाल में पहुंच जाएगा कि कचरे के डिब्बे में खाना ढूंढना पड़े। उस युवक ने कुछ देर तक कचरा खंगाला और आखिरकार उसे ब्रेड का एक आधा खाया हुआ टुकड़ा मिल गया। उसके चेहरे पर राहत के भाव आए। खाना मिलते ही उसने अपना सिर झुकाया और जाने के लिए मुड़ा। लेकिन अभी वो कुछ ही कदम चला था कि अचानक पीले रंगे हुए बालों वाले और गले में लोहे की जंजीरें पहने दो युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया। धत तेरे की, फिर से तुम, कमबख्त। खोपड़ी वाली शर्ट पहने एक पीले बालों वाले युवक ने नीली टी शर्ट वाले युवक को गुस्से में घूरा और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी कि इस इलाके में मत दिखना? अब जितनी बार दिखोगे, उतनी बार पिटोगे। वो शर्ट वाला गुंडा जमीन पर गिरे युवक को पीटते हुए गालियां देने लगा। जंजीर वाले दूसरे युवक ने भी साथ दिया और उसे घूंसे और लाते मारने लगा। नीली टी शर्ट वाला युवक केवल अपना सिर ढंक सका और जमीन पर दुबक कर उनकी मार सहने लगा। ये नज़ारा बहुत दर्दनाक था। ईथन जानता था कि बीच बचाव करने का मतलब मुसीबत को दावत देना है। अगर वो पुराना ईथन होता, तो शायद उसने ना देखने का नाटक किया होता, ताकि झमेले से बच सके। वो बेरुखी से सोचता, मैं इस आदमी को नहीं जानता, इसकी मदद क्यों करूं? लेकिन अब मैं एक नया इंसान हूं। क्या मैं सिर्फ पैसों के पीछे भागूं और पत्थर दिल बन जाऊं? नहीं,
मुमकिन ही नहीं। डर किस बात का? बस कर डालो। रुक जाओ। ईथन पूरी हिम्मत के साथ चिल्लाया। टैंक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा ली और उसके आगे खड़ा हो गया। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर लड़ाई शुरू हुई तो उसे ईथन की रक्षा करनी थी। उन दोनों गुंडों ने आवाज सुनी। मुख्य गुंडा मुड़ा और ईथन को नफरत भरी नजरों से घूरने लगा। तेरी ऐसी की तैसी, तुझे बीच में पड़ने का बड़ा शौक है? मुसीबत ढूंढ रहे हो? मानो या ना मानो, मैं तुम्हें भी पीटूंगा। ईथन ने बिना किसी डर के ठंडी आवाज में कहा, दिन दहाड़े लोगों को पीट रहे हो? तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? ये शिकागो है, ये अमेरिका है, यहाँ कानून चलता है। दोनों गुंडे जोर से हंसे। हाँ, कानून की बात कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, इस इलाके का कानून मैं हूं। जंजीर वाले युवक ने अपनी जेब से चाकू निकाला और मुस्कुराते हुए ईथन की ओर इशारा किया। दो छोटे मेमने खुद हमारे पास चलकर आए हैं। गुंडे की आंखों में क्रूरता चमक उठी। हाँ, चूंकि इन दोनों को बीच में पड़ने का बहुत शौक है, तो चलिए इन्हें इसके अंजाम समझा देते हैं। दोनों गुंडे ईथन की ओर बढ़े। बच्चे, जो कुछ भी कीमती है बाहर निकालो। अपने पैसे हमारे हवाले कर दो। चाकू की चमक तेज थी। पेट में एक वार भी जानलेवा हो सकता था। ईथन का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अचानक उसने देखा कि उनके पीछे से एक आकृति उठी और चुपचाप जंजीर वाले युवक की ओर बढ़ी। हे ऊपर वाले, जो अभी इतनी बुरी तरह पिटा था, वो अब भी खड़ा हो सकता है और उसके हाथ में ईंट है। ईथन समझ गया कि वो जंजीर वाले गुंडे पर पीछे से हमला करने वाला है। पैसे तो मेरे पास हैं, लेकिन शायद तुम में उन्हें लेने की काबिलियत नहीं है। ईथन ने उनका ध्यान भटकाने के लिए बात जारी रखी। क्या तुझे मरने का शौक है? जंजीर वाले युवक ने धमकी दी। धप्पाक। जैसे ही उसकी आवाज बंद हुई, उसे अचानक अपने सिर के पीछे एक तेज दर्द महसूस हुआ। नीली टी शर्ट वाले युवक ने ईंट से इतना जोरदार वार किया कि जंजीर वाला गुंडा सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर के पीछे से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गया। दूसरा गुंडा एकदम घबरा गया कि ये क्या हुआ। उसी पल ईथन चिल्लाया, टैंक, इसे पकड़ो। टैंक पहले से ही तैयार था। उसने अपनी मुट्ठी भींची और गुंडे के चेहरे पर दे मारी। उसका घूंसा कमजोर नहीं था, जिससे गुंडा लड़खड़ा गया। ईथन ने भी पूरी ताकत से गुंडे के पैर के बीचों बीच एक जोरदार लात मारी। आह! टैंक को लगा जैसे कुछ टूटने की आवाज आई हो। ईथन का वार एकदम सटीक था। गुंडा अपना प्राइवेट पार्ट पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा और उसका चेहरा लाल हो गया। कचरे कहीं के, लूटपाट करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें इतना पीटूंगा कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। ईथन ने चिल्लाते हुए उसके चेहरे पर लातें मारनी शुरू कर दी। टैंक भी पीछे नहीं रहा और उसे जमकर पीटने लगा। टैंक स्वभाव से सीधा था, लेकिन लड़ाई के समय वो डरपोक नहीं था। वो ईथन से लंबा और ज्यादा ताकतवर भी था। उसकी लातों ने उस गुंडे को दर्द से तड़पने पर मजबूर कर दिया। शलाका! अचानक पीछे से मांस में चाकू घोंपने की आवाज आई। ईथन और टैंक चौंक गए। उन्हें लगा कि शायद नीली टी शर्ट वाले उस युवक को चाकू लग गया है। वे तेजी से मुड़े। उन्होंने देखा कि नीली टी शर्ट वाला युवक, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और जिनमें जान लेने का जुनून सवार था, उस जंजीर वाले गुंडे की जांघ में चाकू घोंप रहा था। शलाका! एक और वार। खून का फव्वारा फूट पड़ा। जंजीर वाला गुंडा आतंक से चिल्ला उठा। नहीं नहीं, मत करो। उसकी नजरों में ये नीली टी शर्ट वाला युवक अब एक शैतान बन चुका था। उस युवक का पागलपन अब रुकने वाला नहीं था। उसकी लाल आंखें साफ बता रही थीं कि वो अपना आपा खो चुका है। वो पूरी तरह निडर और सनकी हो गया था। गुंडे को महसूस हो गया था कि ये लड़का आज उसे जान से ही मार डालेगा। मौत को सामने देख वो पूरी तरह घबरा गया। यहाँ तक कि डर के मारे उसकी पैंट गीली हो गई और आंखों से आंसू और नाक बहने लगी। नहीं, मुझे मत मारो। लेकिन नीली टी शर्ट वाला युवक जैसे बहरा हो गया था। उसने उसकी दूसरी जांघ पर निशाना साधा। हथेली जितना लंबा वो चाकू एक पल में जांघ के अंदर धंस गया। उसे बाहर निकालते ही खून की धार बहने लगी। ईथन और टैंक सन्न होकर देखते रहे। ये तो पागल है।
ये लड़का उसे जान से मारने पर उतारू है। ये तो सड़क पर सरेआम कत्ल कर देगा। वो युवक अपने आप में बुदबुदा रहा था। तुमने मुझे सताया, अब मैं तुम सबको मार डालूंगा। नीली टी शर्ट वाला युवक गुस्से में पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने खंजर उठाया और जैसे ही वो वार करने वाला था, अचानक एक हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। शांत हो जाओ। अगर तुमने इसे मार दिया तो तुम्हें जेल जाना होगा। अगर तुम्हारा कोई परिवार है तो उनके बारे में सोचो। ईथन की आवाज धीमी लेकिन सख्त थी। युवक उस हाथ को देखने के लिए मुड़ा, फिर हाथ से होते हुए उसकी नजर ईथन के चेहरे पर टिकी। वो सुन्न पड़ गया। कुछ ही पलों बाद उसकी आंखों का पागलपन धीरे धीरे कम होने लगा और उसे थोड़ा होश आया। तुम अभी छोटे हो, तुम्हारा पूरा भविष्य तुम्हारे सामने है। एक कचरे जैसे इंसान के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। उसे शांत होते देख ईथन ने प्यार से समझाया। इस गुंडे को खत्म करना अभी अच्छा लग सकता था, लेकिन बाद में वो एक खूनी कहलाता, पकड़ा जाता और शायद उसे फांसी भी हो जाती। एक गुंडे के लिए अपनी जान दांव पर लगाना सही सौदा नहीं था। समझ गया? युवक ने धीमे से कहा। ईथन ने चैन की सांस ली और उसकी कलाई छोड़ दी। तभी अचानक उस युवक ने फिर से जंजीर वाले गुंडे की जांघ में चाकू घोंप दिया। आह! वो गुंडा फिर से चीखा। उसकी टांगों पर अब चाकू के 4 घाव थे। खून लगातार बह रहा था और जमीन लाल हो गई थी। ईथन ठिठक गया। उसने सोचा कि ये लड़का वाकई बहुत बेरहम है। युवक ने चाकू निकाला, खड़ा हुआ और जमीन पर दुबके हुए मुख्य गुंडे की तरफ बढ़ा। नहीं नहीं, मत करो। मुझसे गलती हो गई। मुझे मत मारना। अपने साथी का हाल देखकर उस गुंडे का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था और वो रहम की भीख मांगने लगा। लेकिन युवक के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने एक के बाद एक गुंडे की टांग में 4 बार चाकू घोंप दिया। वो गुंडा दर्द और डर के मारे बुरी तरह बिलखने लगा। मैं ये चाकू अपने पास रख रहा हूं। अगर तुमने दोबारा मुझे परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें पक्का जान से मार दूंगा। पक्का। युवक की आवाज बहुत ही शांत और स्थिर थी, लेकिन उसमें छिपे जान लेने के इरादे ने रूह कमकता दी। वो गुंडा इतना डर गया था कि रोते-रोते उसकी नाक बह रही थी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं दोबारा कभी ऐसी हिम्मत नहीं करूँगा। बड़े भाई, मुझसे गलती हो गई। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ईथन ने अपना मुंह टेढ़ा किया और टैंक से कहा, टैंक, याद रखना, कभी भी किसी शरीफ आदमी को कमजोर मत समझना। जब वे पागल होते हैं, तो वे किसी से भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। टैंक सन्ना होकर सब देख रहा था और उसने बार बार अपना सिर हिलाया। आह, समझ गया। तभी ऊपर एक खिड़की से कोई चिल्लाया, तुम लोग वहां क्या कर रहे हो? ईथन ने उस युवक को जमीन से खींचकर खड़ा किया और फुसफुसाते हुए कहा, भागो। वो युवक तेजी से भागा। ईथन और टैंक भी उसके पीछे भागे। तीनों शहर के कमर्शियल इलाके से तेजी से भागते हुए पास के वेल स्ट्रीट ब्रिज के नीचे पहुंच गए। ब्रिज के नीचे पहुंचकर वो युवक आखिरकार रुका। टैंक जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। ईथन, क्या पुलिस हमारे पीछे आएगी? ईथन भी अपनी सांसें काबू में करने की कोशिश कर रहा था और मुस्कुराया। नहीं, वे दोनों पेशेवर लुटेरे हैं। वे पुलिस को बुलाकर खुद को सरेंडर नहीं करेंगे। फूह, चलो अच्छा है। टैंक हंसा और उसे राहत महसूस हुई। भाई, आप वापस आ गए। अचानक ब्रिज के नीचे के एक अंधेरे कोने से एक छोटी बच्ची की प्यारी सी आवाज आई। ईथन और टैंक ने उधर देखा। फटे पुराने और बिखरे बालों वाली एक छोटी बच्ची डरते हुए अंधेरे से बाहर निकली। वो करीब 7 या 8 साल की लग रही थी। वो भी उस युवक की तरह बहुत दुबली और कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं, जिनमें मासूमियत झलक रही थी। ईथन और टैंक को देखकर वो बच्ची डर के मारे युवक के पीछे छिप गई। हन्ना, डरो मत, ये भाई के दोस्त है। भूख लगी है? देखो, मैं ब्रेड लाया हूँ, इसे खा लो। युवक ने अपनी जेब से ब्रेड का वो आधा टुकड़ा निकाला और बच्ची को दे दिया। उसके चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान आई, जिसमें गहरा प्यार था। बच्ची ने ब्रेड ली और अपनी बड़ी-बड़ी आंखों से पूछा, भाई, क्या आपने खाना खाया? हाँ, खा लिया। देखो, मैंने आधा खा लिया है। बाकी तुम्हारे लिए है। भाई, आपको फिर से चोट कैसे लगी?
क्या किसी ने आपको परेशान किया? नहीं, मैं सड़क पर गिर गया था। मुझे किसी ने परेशान नहीं किया। भाई-बहन की बातें सुनकर टैंक की नाक में अजीब सी चुभन हुई और उसकी आंखें नम हो गईं। ये दोनों बहुत ही बेचारे थे। ईथन ने उसके कंधे को थपथपाया और आह भरते हुए कहा, टैंक, इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनकी जिंदगी हमारी तुलना में बहुत ज्यादा कठिन है। टैंक कड़वाहट के साथ मुस्कुराया। उनकी तुलना में हमारी छोटी सी परेशानी क्या चीज है? ईथन उठा, उस युवक के पास गया और पूछा, दोस्त, तुम्हारा नाम क्या है? हेनरी पेन। मैं ईथन फोर्ड हूँ और ये मेरा भाई है, वैन टैंक टर्नर। हेनरी मुड़ा और उसने ईथन और टैंक के सामने बहुत ही गंभीरता के साथ सिर झुकाकर प्रणाम किया। अभी के लिए शुक्रिया। उसने ईथन की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता भरी थी। शुक्रिया। उसके शब्द सरल थे, लेकिन ईथन को उसकी ईमानदारी का पूरा एहसास हुआ। वो कम बोलने वाला, लेकिन बहुत ही सच्चा इंसान लग रहा था। अन्याय देखकर इंसान को कदम उठाना ही चाहिए। मैं तुम्हें इस तरह पिटते हुए देखकर कुछ न करता, ऐसा नहीं हो सकता था। ईथन और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन उस छोटी बच्ची को अपनी बड़ी-बड़ी आंखों से सुनते हुए देखकर वो रुक गया। चलो, उधर चलकर बात करते हैं। हेनरी समझ गया कि उसकी बहन वहीं है। वो नहीं चाहता था कि उसे इन सब झगड़ों के बारे में पता चले और वो परेशान हो। ईथन ने सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। ईथन ने टैंक को कुछ कैंडी और खाना खरीदने के लिए भेज दिया। हेनरी और ईथन पास ही एक पुल के खंभे के पास बैठ गए। हेनरी ज्यादा बातूनी नहीं था। उसने अपनी कहानी बहुत ही सादे और सीधे तरीके से सुनाई। वो 18 साल का था और उसकी बहन हैन्ना पेन 10 साल की। ये भाई बहन बहुत ही गरीबी में जी रहे थे। माता पिता पहले पेपर मिल में काम करते थे। 2 तनख्वाहों के साथ जिंदगी ठीक चल रही थी। लेकिन फिर प्रदूषण के नियमों के कारण मिल बंद हो गई। सैकड़ों कर्मचारी निकाल दिए गए। छंटनी किसी बम की तरह गिरी। काम छूटने के बाद भाई बहन की पढ़ाई भी छूट गई। उनके पिता को जुए की लत लग गई और उन पर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा। बाद में माँ ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्हें छोड़कर भाग गई। 3 साल पहले कर्ज वसूलने वालों ने उनके पिता को इस कदर तंग किया कि उन्होंने इमारत से कूदकर जान दे दी। तब से सिर्फ ये दोनों भाई बहन बचे थे, जो एक दूसरे का सहारा थे। 3 साल तक वे पुल के नीचे रहे। हेनरी ने छोटे मोटे काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अर्थव्यवस्था खराब थी। हर जगह छंटनी हो रही थी। एक नौकरी के लिए दर्जनों लोग लड़ रहे थे। उसे बहुत कम काम मिलता था। आय बहुत कम और अनिश्चित थी। वे दाने दाने को मोहताज थे। गुंडों ने देखा कि उसे दबाना आसान है, इसलिए वे उसे अपना पंचिंग बैग समझने लगे। इसीलिए इस बार जब वो और बर्दाश्त नहीं कर सका, तो उसके मन में जान लेने का ख्याल आया। हेनरी की कहानी सुनकर ईथन खामोश हो गया। वो देख सकता था कि भले ही हेनरी शांत होकर बोल रहा था, लेकिन उन शब्दों के पीछे गहरा दुख छिपा था। तुम्हारा नाम किसने रखा? बहुत अच्छा मतलब है। पेन, बिना दर्द के कुछ हासिल नहीं होता। ईथन ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। मेरी माँ ने हेनरी आत्मग्लानि के साथ मुस्कुराया। क्या विडंबना है। तुम्हारे आगे के क्या प्लान हैं? ईथन ने पूछा। कोई प्लान नहीं है। उसके चेहरे पर उलझन थी। फिर उसने कहा, बस एक एक दिन काट रहा हूँ। ईथन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। तो मेरे लिए काम करो। मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा। मैं? हेनरी सन रह गया और अविश्वास के साथ ईथन की ओर देखने लगा। सच में? उसकी आंखों में एक ऐसी खुशी थी जिसे वो रोक नहीं पा रहा था। खुद को और अपनी बहन को खाना खिलाने के लिए नौकरी मिलना अभी उसके लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। ईथन ने गंभीरता से सिर हिलाया। सच में, और रहना भी शामिल है। मैंने आज ही एक दुकान किराए पर ली है। उसमें मरम्मत की जरूरत है। मुझे मदद चाहिए। तुम और तुम्हारी बहन अंदर रह सकते हो। दुकान में किचन है, तुम खाना बना सकते हो। ये सुनकर हेनरी का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसका गला रुंध गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वो खड़ा हुआ और ईथन के सामने घुटनों के बल बैठकर उसे जोर से प्रणाम करने लगा। ये क्या कर रहे हो? उठो! ईथन ने जल्दी से उसके हाथ पकड़कर उसे उठाया। हेनरी की आंखें चमक रही थीं। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, शुक्रिया। उसे आभार जताने के लिए भारी भरकम शब्द नहीं पता थे। बस शुक्रिया ही कह सका। ईथन की नौकरी का प्रस्ताव उसके अंधेरे जीवन में रोशनी की एक किरण की तरह था। नौकरी होगी तो पैसा होगा तो खाना होगा।
वे जी सकेंगे। जीने का मतलब है उम्मीद। ईथन ने उसे जिंदगी दोबारा शुरू करने की उम्मीद दी थी। मैंने कहा था ना कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हारा भविष्य है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारा आने वाला समय जरूर खूबसूरत होगा। ईथन मुस्कुराया। ये सुनकर हेनरी की बेजान आंखों में उम्मीद की एक चमक जागी। शुक्रिया। शायद भविष्य में किसी दिन उसे समझ आएगा कि आज के दिन ईथन से मिलने ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। भाई, मेरे भाई को मत मारो। हन्ना दौड़कर आई और हेनरी को गले लगा लिया और ईथन को शक भरी नजरों से घूरने लगी। अपने भाई को घुटनों के बल बैठा देखकर उसे लगा कि ईथन उसे परेशान कर रहा है, लेकिन वो ईथन से डरी हुई थी, मुंह फुलाए हुए रोने वाली थी, पर हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ईथन हंसने लगा। भाई बहन के बीच गहरा रिश्ता था। हेनरी खड़ा हुआ और उसका सिर सहलाया। हन्ना, भाई को कोई परेशान नहीं कर रहा। अब से ये भाई के बॉस हैं। इन्हें ईथन कहो। हन्ना ने देखा कि उसका भाई शांत लग रहा है और ईथन भी दयालु दिख रहा है। उसने अपनी सतर्कता छोड़ दी और आज्ञाकारी भाव से कहा, ईथन बॉस, हन्ना एक बहुत अच्छी बच्ची है। मैं तुम्हें बाद में कैंडी दूंगा। ईथन मुस्कुराया। उसका मन उसका सिर सहलाने का हुआ, पर उसने खुद को रोक लिया। हन्ना अभी भी थोड़ी डरी हुई और संवेदनशील थी। उसके करीब जाने में जल्दबाजी न करना ही बेहतर था। तभी टैंक खाना, कैंडी और फलों का एक बड़ा बैग लेकर वापस आया। ये लो, इसे पकड़ो। ईथन ने मुझे ये सब खरीदने के लिए कहा था। टैंक ने सादगी से मुस्कुराते हुए अपना सिर खुजलाया। हन्ना खाने के थैले को देखकर लार टपकाने लगी और एक प्यारी लालची बिल्ली की तरह अपनी उंगली चबाने लगी। ईथन ने गमी बूज का एक पैकेट निकाला और हन्ना की ओर बढ़ा दिया। नन्ही हन्ना, इसे लो, ये तुम्हारे लिए कैंडी है। हन्ना हाथ बढ़ाना चाहती थी, पर उसने अनुमति के लिए हेनरी की ओर देखा। हेनरी खामोश था और उसे तुरंत नहीं ले रहा था। उसे लगा कि उसने अभी तक कुछ किया नहीं है, इसलिए वो इन चीजों का हकदार नहीं है। ईथन उसके मन की बात समझ गया और मुस्कुराया। इसे एक छोटी सी भेंट समझो, मेरी बात मानो और इसे ले लो। हेनरी ने हाथ बढ़ाकर बैग लेने से पहले एक बार फिर बहुत ही कृतज्ञता के साथ उसका शुक्रिया अदा किया। तभी हन्ना ने ईथन से कैंडी लेने की हिम्मत की और वो बहुत खुश हो गई। शुक्रिया ईथन। ईथन ने अपना वॉलेट निकाला, $50 का एक नोट निकाला और हेनरी की ओर बढ़ाया। तुम्हारी तनख्वाह महीने की $800 होगी। ये $50 एडवांस है। कल सुबह 9 बजे मुझे 8th स्ट्रीट गली के नंबर 100 पर मिलना। या ये मैं नहीं ले सकता। हेनरी ने सख्ती से मना कर दिया। बस रख लो। ईथन ने पैसे उसकी ओर धकेले, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ और मजबूती से दोहराया, मैं इसे नहीं ले सकता। उसने अभी तक काम शुरू नहीं किया था, इसलिए वो पहले पैसे नहीं ले सकता था। ये उसका सिद्धांत था। उसका अटल रवैया देखकर ईथन हंसा और उसने अपना सिर हिलाया। ठीक है, कल दुकान पर मुझे ढूंढना मत भूलना। हेनरी आखिरकार मुस्कुराया। ठीक है। शाम ढल रही थी। काफी देर हो गई है। मुझे कुछ काम है। अब हम वापस जा रहे हैं। कल मिलते हैं। ईथन ने हेनरी से विदा ली। अपना ख्याल रखिएगा बॉस। हेनरी ने सिर झुकाया। ईथन मुस्कुराया। मुझे बॉस मत कहो। टैंक की तरह मुझे बस ईथन बुलाओ। जी, ईथन। हेनरी ने अपना सिर हिलाया। हम चलते हैं। कल मिलते हैं। नन्ही हन्ना। बाय। ईथन ने हन्ना की ओर हाथ हिलाया। बाय ईथन। नन्ही हन्ना चिल्लाई। उसका मुंह गमी से भरा हुआ था। हेनरी ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और ईथन और टैंक को जाते हुए देखता रहा। भाई, ईथन एक बहुत अच्छे इंसान हैं, हन्ना ने गंभीरता से कहा। हाँ, वो हमारे मददगार हैं। हेनरी की आंखों में ईथन के लिए बहुत सम्मान था। ईथन, मैं आज के इस एहसान को जिंदगी भर याद रखूंगा। मैं अपना सब कुछ लगाकर आपका ये कर्ज उतारूंगा। उसने मन ही मन ये गुप्त प्रतिज्ञा की। ईथन और टैंक वापस दुकान पर अपनी बाइक लेने गए, फिर सेल की कंप्यूटर शॉप की ओर चल दिए। जैसे ही ईथन दरवाजे पर रुका, तेज नजरों वाले सेल ने उसका स्वागत करने के लिए खड़े होकर कहा, आहा, यंग ईथन आ गया। बिल्कुल सही समय पर। आज शनिवार है। 4 ग्राहक अपनी मशीनें ठीक करवाने लाए हैं। बस तुम्हारा इंतजार था। तुम्हारे पास फोन नहीं है? मैं तुम्हें कॉल भी नहीं कर पाया। सेल का मोटा चेहरा किसी फूल की तरह खिल गया और उसकी आंखें खुशी से छोटी हो गईं। हूँ? आज इतने सारे? क्या तुमने विज्ञापन किया था? ईथन ने उत्सुकता से पूछा।
इस दुकान की चहल पहल को देखते हुए महीने में 1 दर्जन मरम्मत होना ही सामान्य था। हे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बस हर पुराने ग्राहक को एक पेजर संदेश भेजा कि हमने मरम्मत सेवा शुरू की है, जो सस्ती और ज्यादा सुविधाजनक है। जाहिर है, पुराने ग्राहक वापस आ गए। सैल ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, सैल, तुम बिजनेस करना जानते हो, तुमसे बहुत कुछ सीखना होगा। ईथन ने उसकी तारीफ की। सैल का चेहरा चमक उठा। हे, अगर तुम सीखना चाहते हो तो हम पार्टनर बन सकते हैं। तुम रिपेयरिंग संभालो और नए लोगों को ट्रेनिंग दो। हम इस पूरे इलाके का मरम्मत का काम अपने कब्जे में ले लेंगे। साल के $1 लाख कमाना तो बहुत आसान होगा। ईथन जानता था कि वो अपना गणित लगा रहा है, लेकिन सैल के साथ पार्टनरशिप मुमकिन ही नहीं। ये आदमी पूरी तरह से एक व्यापारी था, और एक व्यापारी कौन होता है? जिसकी आंखों में सिर्फ मुनाफा हो। मुनाफे पर टिकी दोस्ती मुनाफा खत्म होते ही खत्म हो जाती है या दुश्मनी में बदल जाती है। ईथन ने सेल के साथ बस एक दूसरे के काम आने वाला रिश्ता रखा था। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं कंप्यूटर ठीक करने जाता हूँ। ईथन ने बात टाल दी और वर्कस्पेस के अंदर चला गया। सेल की आंखों में थोड़ी सी असंतुष्टि दिखी, लेकिन उसने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। 4 सीपीयू थे और सबकी स्क्रीन काली थी। 2 में मेमोरी की समस्या थी और 2 में मदरबोर्ड पावर कैपेसिटर की दिक्कत थी। मेमोरी एचडी रैम पीसी 164 मेगाबाइट की थी। एक नई स्टिक की कीमत $130 से ज्यादा थी। पुरानी मेमोरी को ठीक करना बहुत सिरदर्दी का काम था। सेल, इन 2 मशीनों के ग्राहकों को बता दो कि ये मेमोरी की समस्या है। उन्हें इंतजार करने को कहो, शायद थोड़ा समय लगे। शाम 6 बजे तक ले जा सकते हैं। ईथन ने सेल से कहा। क्या आज ही हो जाएगा? मैंने सोचा था कि इसमें 2-3 दिन लगेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाले तो $200 मांगते हैं और 5 दिन लेते हैं। क्या तुम पक्का आज कर दोगे? सैल हैरान था। ईथन ने मजाक में कहा, सैल, मेरे हुनर पर शक कर रहे हो या मेरे इरादे पर? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उन्हें बता दूंगा। सैल ने जल्दी से सफाई दी। ईथन मरम्मत के काम में जुट गया। समय पंख लगाकर उड़ गया और शाम के 6 बज गए। वे चारों ग्राहक एक के बाद एक दुकान पर पहुंचने लगे। ईथन ने काम पूरा किया, उसकी जांच की और पुष्टि की कि सब ठीक चल रहा है। फिर डिलीवरी दी। एक सीपीयू बाहर ले जाते समय उसने ग्राहकों के बीच एक परिचित चेहरे को देखा। अरे दोस्त, कंप्यूटर ठीक हो गया? जैसन यॉर्क मुस्कुराते हुए पास आया। आहा जैसन, तुम यहाँ कैसे? ईथन ने हैरान होकर पूछा। कुछ नहीं, एक दोस्त का कंप्यूटर खराब हो गया था। मैंने उसे तुम्हारे पास आने की सलाह दी। तुम काम जल्दी और अच्छा करते हो, जिससे समय बचता है। हमें बाद में क्लब भी जाना है। जैसन हंसा। ग्राहक से मिली इस सराहना ने ईथन का मूड बना दिया। बिजनेस ऐसा ही होना चाहिए। एक को जरूरत हो और दूसरा उसे सुलझा दे। सब खुश। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि आपके हुनर को पहचान मिले, जिससे नए ग्राहक आते हैं। ऐसा है क्या? काम दिलाने के लिए शुक्रिया। कंप्यूटर ठीक चल रहा है ना? ईथन ने पूछा। कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल नए जैसा। रेड अलर्ट गेम भी अब लैग नहीं करता। हुनर अच्छा है तुम्हारा। जैसन ने थम्स अप दिया। ईथन मुस्कुराया। सुनकर अच्छा लगा। असल में उसने सिर्फ मेमोरी का कचरा साफ किया था। उस दौर में जब कंप्यूटर हर जगह मौजूद नहीं थे, ज्यादातर लोग उनका रखरखाव करना नहीं जानते थे। कोई तीसरा सॉफ्टवेयर भी मदद के लिए नहीं था। इसलिए कंप्यूटर का धीमा होना एक आम समस्या थी। कंप्यूटर तैयार है, मैं आपके लिए इन्हें चालू करके दिखा देता हूँ। ईथन ने चारों ग्राहकों से कहा और एक एक करके उन्हें चला कर दिखाया। सबने मुस्कुराते हुए ईथन के हुनर की तारीफ की और खुशी खुशी पैसे दिए। प्रति व्यक्ति $150 के हिसाब से ईथन ने आधे दिन में $600 कमा लिए। ग्राहकों के जाने के बाद सैल हाथ मलते हुए उत्साह से ईथन के पास आया। यंग ईथन, तुम्हारा हुनर कमाल का है। शहर के बड़े मैकेनिकों से भी बेहतर। शिकागो में मरम्मत की ज्यादा दुकानें नहीं है। ज्यादातर को सामान वापस फैक्ट्री भेजना पड़ता है। अगर हम पार्टनर बनकर इसे बड़े स्तर पर करें तो हम बहुत पैसा कमाएंगे। ईथन बस मुस्कुरा दिया। बाद में सैल ने हिसाब किया। सैल का हिस्सा $120 था और ईथन ने उसे पूरे $120 दे दिए। सैल ने देखा कि ईथन पार्टनरशिप में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, तो उसने मायूसी में अपनी नाक रगड़ी। लेकिन पैसे पाकर वो खुश था।
बैठे बैठे $100 से ज्यादा कमाना बहुत अच्छा एहसास था। वो ईथन को सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की तरह देखने लगा। अगर वो उसे अपने साथ जोड़ लेता तो बड़ा मुनाफा पक्का था। पर ये लड़का मान क्यों नहीं रहा था? ईथन ने पैसे इकट्ठे किए और अपनी बची हुई नकदी मिलाकर उसके पास अब लगभग $1000 थे। आज अच्छी कमाई हुई थी। ये एक भविष्य वाली जिंदगी थी। ये रकम छोटी नहीं थी, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं थी कि वो अकेले दम पर सब शुरू कर सके। रेनोवेशन, ऑफिस का सामान और पार्ट्स का स्टॉक रखने के लिए अभी और पैसों की जरूरत थी। लेकिन परीक्षा में अभी 60 दिन यानी 2 महीने बाकी थे और उसने यहाँ सैल की दुकान पर अच्छा कमा लिया था। ठीक है सैल, काम हो गया। देर हो रही है, घर खाने के लिए जाना है। मैं कल वापस आऊंगा, ईथन ने विदा ली। अरे यंग ईथन, चलो मैं तुम्हें डिनर कराता हूँ। स्टेक हाउस चलेंगे मेरी तरफ से। सैल ने गर्मजोशी से न्योता दिया। नहीं, शुक्रिया, फिर कभी। कुछ काम है, ईथन ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। इतना कहकर ईथन और टैंक जाने के लिए तैयार हुए। तभी पीले पड़ चुकी सफेद शर्ट में एक अधेड़ उम्र का आदमी बैग लटकाए अंदर आया और ईथन से टकराते टकराते बचा। माफ कीजिएगा, उस आदमी ने जल्दी से माफी मांगी। कोई बात नहीं, ईथन मुस्कुराया। वो आदमी सिर हिलाकर अंदर गया और चिल्लाया, सेल बॉस, क्या आपने सोचा? क्या आपको ये सामान चाहिए? मिस्टर हेस, मैंने सोच लिया है। मैं नए कंप्यूटर बेचता हूँ। आपका ये कबाड़ मेरे किसी काम का नहीं है। कहीं और जाकर पूछिए। सेल ने बेरुखी से हाथ हिलाया। वो आदमी निराश दिखा। ठीक है, मैं कहीं और पूछता हूँ। आप व्यस्त हैं, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। उसने आह भरी और जाने के लिए मुड़ा। लेकिन पुराने कंप्यूटर पार्ट्स की बात सुनकर ईथन के कान खड़े हो गए। वो उसके पीछे गया। कुछ दूर जाने के बाद ईथन ने उसे आवाज दी, मिस्टर हेस, रुकिए। मिस्टर हेस ने सुना कि कोई उसे बुला रहा है और पीछे मुड़ा। उस नौजवान को देखकर जिससे वो टकराने वाला था, वो उलझन में पड़ गया। क्या कोई परेशानी है? नौजवान, कुछ गलत हुआ क्या? उसने शक की निगाह से ईथन को देखा। ईथन गर्मजोशी से मुस्कुराया। मैंने बस दुकान में आपको पुराने कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में बात करते सुना। मिस्टर हेस ठिठक गया। पार्ट्स के बारे में पूछ रहे हो? क्या तुम दिलचस्पी रखते हो? किसी भी मौके को न गंवाने के सिद्धांत पर चलते हुए उसने तुरंत एक उत्साह भरी मुस्कान चेहरे पर ला दी। वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग कंपनी का सेल्स मैनेजर था, जो असल में बस एक सेल्समैन था। वे पुराने उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकल करते थे। पिछले महीने उन्होंने कबाड़ खाने से एक इंटरनेट कैफे के 25 पुराने सीपीयू खरीदे थे। लेकिन बेचने वाले ने सारे अच्छे पार्ट्स पहले ही निकाल लिए थे और बाकी हिस्सा वजन के हिसाब से कबाड़ में बेच दिया था। उसके बॉस ने ये सोचकर उन्हें खरीदा था कि वे इनमें से पार्ट्स निकालकर 2-3 चालू कंप्यूटर बना लेंगे। लेकिन वे पार्ट्स बहुत पुराने और खराब थे। एक भी कंप्यूटर नहीं बन पाया। उन्हें ठीक करने में बिक्री की कीमत से ज्यादा खर्च आता। वो पूरा सौदा घाटे का साबित हुआ था। अब बॉस ने सेल्समैन को इधर-उधर दौड़ाया था ताकि कोई रिपेयर शॉप इन्हें खरीद ले और ये मुसीबत उनके सिर से टले। लेकिन आधे महीने तक ओक क्रीक के ज्यादातर हिस्सों की खाक छानने के बाद भी कोई भी मालिक उन्हें खरीदने को तैयार नहीं था। ईथन ने पूरी बात सुनी, उसके मन में हलचल हुई, लेकिन चेहरे पर उसने कोई भाव आने नहीं दिया। मिस्टर हेस, मैं ओक क्रीक हाई स्कूल में वरिष्ठ छात्र हूँ। मुझे कंप्यूटर के पुर्जों में दिलचस्पी है। मैं पढ़ाई के लिए कुछ कबाड़ खरीदना चाहता हूँ। ये सुनकर कि ईथन सिर्फ एक छात्र है, मिस्टर हेस के चेहरे पर निराशा साफ झलकने लगी। उन्हें लगा था कि कोई बड़ा खरीदार मिला है, पर यह तो सिर्फ एक विद्यार्थी निकला। सैल ने बेकार ही मेहनत करवाई। एक और बेकार दिन। ऐसा है क्या? अगर तुम खरीदना चाहते हो तो कबाड़ खाने में जाकर देखो, शायद वहां कुछ मिल जाए। मिस्टर हेस ने नरमी से सलाह दी, जिसका मतलब था कि उनसे खरीदना फायदे का सौदा नहीं होगा। कबाड़ खाने में भंडार कम है। मैं गहराई से पढ़ने और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए एक पूरा जत्था चाहता हूँ। ईथन मुस्कुराया। हूँ, तुम खरीदना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? 25 कबाड़, मेरा मतलब है पुरानी इकाइयाँ, कंप्यूटर स्क्रीन भी शामिल है। कीमत $500 होगी। मिस्टर हेस ने पूछा। टैंक पहले बोला, क्या $500? इतना महंगा?
आपने इसे वजन के हिसाब से खरीदा था और अब पुर्जों के तौर पर बेच रहे हैं। ये बहुत बेईमानी है। ईथन, रहने दो, ये लोग धोखा दे रहे हैं। टैंक ने ईथन को खींच कर ले जाने का इशारा किया। ईथन ने उसे तारीफ भरी नजरों से देखा। टैंक, बहुत अच्छे, तुम सौदेबाजी करना सीख रहे हो। हाँ मिस्टर हेस, इसमें आपकी ईमानदारी कम लग रही है। अगर ऐसी बात है तो हम बात नहीं कर सकते। ईथन ने अपना सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। मिस्टर हैस ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। आखिरकार कोई तो मिला था जिसने दिलचस्पी दिखाई थी। वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकते थे। वो चिल्लाए, नौजवान, इतनी जल्दी मत करो, कीमत पर बात हो सकती है, हम कम कर सकते हैं। ईथन ने बेरुखी का नाटक करते हुए अपना हाथ हिलाया। ठीक है, शायद कुछ दिनों में सामान देखूंगा। अगर तब भी कीमत ऐसी ही बेतुकी रही तो इन्हें अपने पास रखने या कबाड़ के भाव बेचने के लिए तैयार रहिएगा। मिस्टर हैस ने ईथन का हाथ पकड़ लिया और माफी मांगते हुए मुस्कुराए। नहीं नहीं, मैं मालिक से बात करूंगा, आपको पक्का एक संतोषजनक कीमत दूंगा। आप सामान कब देखना चाहते हैं? मेरे पास अभी समय है। ईथन ने आसमान की ओर देखा। सूर्यास्त हो रहा था। काफी देर हो गई है, हमें वापस जाना है। कुछ दिनों बाद मिलेंगे। अरे नौजवान, कुछ दिनों बाद कब? कोई नंबर तो दे दो, मिस्टर हैस ने घबराहट में कहा। अगले शनिवार। नंबर है 555099। ईथन ने ग्रेस का नंबर दिया और फिर टैंक के साथ वहां से चला गया। टैंक मोटरसाइकिल चलाते हुए उलझन में पूछने लगा, ईथन, क्या तुम वाकई वो कबाड़ खरीदना चाहते हो? ईथन मुस्कुराया। दूसरों के लिए वो बिजली का कचरा है, लेकिन मेरे लिए खजाना। हम बड़ा मुनाफा कमा पाएंगे या नहीं, ये उस जत्थे की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। अह, तो फिर कल ही चलकर क्यों नहीं देख लेते? टैंक, तुम बुद्धू हो। अगर उन्हें लगा कि हम वाकई खरीदना चाहते हैं तो वे दाम बढ़ा देंगे। हमें उन्हें इंतजार कराना होगा और अपना असली इरादा छिपाना होगा ताकि हम कीमत को जमीन पर ला सकें। ओह, तो ये बात है। ईथन, तुम कमाल हो। मैं समझ गया। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। और सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग टारगेट पूरा क्यों नहीं करते। भाई, मैं सिर्फ आपसे एक छोटा सा टारगेट पूरा करने को कहता हूँ और इसमें फ़ायदा आपका ही है। जितनी जल्दी टारगेट पूरा होगा, उतनी जल्दी अगला वीडियो आएगा। हैरानी की बात तो ये है कि वीडियो 9,000 लोग देखते हैं, लेकिन आधे लोग भी लाइक नहीं करते। कोई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप उसे सपोर्ट करें? कम से कम लाइक करके ये तो बताइए कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। खैर, ये सब छोड़िए। मैं चाहता हूँ कि पिछले वीडियो पर जो 1000 लाइक्स का टारगेट था, उसे आप लोग अभी जाकर पूरा करें। और इस वीडियो के लिए मेरा टारगेट है 1500 लाइक्स और 150 कमेंट्स का। अगर आप लोग ये टारगेट 2 दिन के अंदर परसों दोपहर 12 बजे से पहले पूरा कर देते हैं, तो उसके अगले दिन शाम को 6 से 8 बजे के बीच नया वीडियो आ जाएगा। वरना फिर वीडियो आने में देरी होगी, तो आप मुझसे मत कहिएगा। तो चलिए, अब दम दिखाइए और टारगेट पूरा कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।